की न्यूज खबरों का नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों पर। G7 समिट के लिए भारत को डोनाल्ड ट्रंप से न्योता। भारत को ट्रंप के न्योता मिलने से बौखलाया चीन ने न्योते को चीन ने बताया गुटबंदी। सीमा पर भारत चीन ने तकरार जारी। कई सैटेलाइट इमेज से घुसपैठ पर खड़े हो रहे हैं सवाल। भारतीय सेना ने भी सीमा पर संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से दूसरी मौत। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 550 के पार। रेड जोन में अब 16 जिले। छत्तीसगढ़ में आज से सड़क पर सिटी बसें एक से दूसरे जिले में आ जा सकेंगे लोग। अधिकारियों को डेढ़ से मिला आदेश। छत्तीसगढ़ में इस साल तबादलों पर रोक। 180 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश में राज्य सरकार। प्रमोशन मिलने पर भी उसी दफ्तर में रहेंगे कर्मचारी। दंतेवाड़ा में महामारी की आड़ में अतिक्रमण। प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है अतिक्रमण का खेल। मंदिर और नूचल जमीन पर कब्जा। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों का। चीन से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन के लिए न्योता भी दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने की इच्छा जताई है। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार और G7 को लेकर बात हुई है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर भी चर्चा करी गई। पीएम मोदी ने भी कहा है कि कोरोना के बाद इस समय में इस तरह के मजबूत संगठन G7 की जरूरत है। पीएम ने कहा है कि सम्मेलन की सफलता के लिए अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना प्रसन्नता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जारी हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की है और स्थिति के जल्द ही ठीक होने की कामना करी है। लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच तनातनी जारी है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद से भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों देशों के बीच इस मसले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन अभी तक हल नहीं निकल पाया। मंगलवार को दोनों देशों के बीच डिवीजनल कमांडर स्तर की बैठक भी हुई थी। इस मसले पर डिवीजनल कमांडर स्तर में ये तीसरी बैठक है। इससे पहले ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारियों की कई मौके पर बातचीत हो चुकी है। LAC पर तनाव कम करने के लिए सेना के साथ साथ राजनयिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। वहीं नई सैटेलाइट इमेज आने के बाद LAC पर चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में घुसपैठ को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ताजा जारी सैटेलाइट इमेज में बहुत अधिक संख्या में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के आसार कम दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि 5000 से अधिक चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में मंगलवार देर शाम तक कोरोना संक्रमण के 26 नए केस सामने आए। इनमें से जशपुर में 5, बिलासपुर, कोरबा, बालोदा बजारवा, मुंगेली में 3, जांजगीर चांपा में 2, रायगढ़, गरियाबंद, कोरिया में 1 संक्रमित मिला है। इसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 550 के पार हो गया है। अब एक्टिव केस 441 हो गए हैं। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या 131 है। वहीं कोरोना से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना से दूसरी मौत थी। प्रदेश में 26 नए केस सामने आए हैं। रेड जोन में 16 जिले अब आ चुके हैं। कोरबा जिले के कटघोरा जनपद के ग्राम जवाली पर बनाए गए कर्मवर्ती सेंटर में 6 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है, जहां पर मजदूरों के खाने पीने का सारा प्रबंध अच्छी तरीके से किया जा रहा है। वहीं ग्राम जवाली की महिला समूह के द्वारा एक समय नाश्ता व दोनों समय का भोजन दिया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो सके, इसके लिए अलग से उनको गैस सिलेंडर व चूल्हा तथा राशन सामग्री भी दी जा रही है, ताकि प्रवासी मजदूरों को किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो पाए।
ट्रांसफर सीजन आ गया है। प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारियों में ज्यादातर मनपसंद जगह जाने को उत्सुक बैठे, लेकिन इस वर्ष ना तो ट्रांसफर नीति आएगी और ना ही तबादले होंगे। राज्य की माली हालत को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उम्मीद है कि सरकार करीब 180 करोड़ रुपए की बचत कर लेगी। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने मोहर लगा दी है। जीएडी ने इस पर काम प्रारंभ भी कर दिया है। कोरोना की वजह से वित्त विभाग ने ट्रांसफर के खर्च का बोझ उठाने से मना कर दिया है। हालांकि बजट में तो इसका प्रावधान किया गया था। अब सरकार ने तय किया है कि किसी का तबादला नहीं किया जाएगा, तो उसी कार्यालय में उसी शहर में, उसी विभाग में और उसी दफ्तर में काम करना पड़ेगा। कोरोना की वजह से एक जिले से दूसरे जिलों में सचिवों अफसरों के दौरे में बंद हो गए, इसलिए इससे व्यय बचेगा और साथ ही साथ फील्ड स्टाफ के लिए प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसलिए यथासंभव उस पर विचार किया जाएगा। लॉकडाउन के चलते आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में अब धीरे धीरे तेजी से सब कुछ पटरी पर लौट गया है। प्रदेश में अब सिटी बसों का परिचालन आज से शुरू हो चुका है। इन बसों से लोग एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ई पास की अनिवार्यता होगी। वहीं एक सप्ताह में 33 यात्री विमानों का रायपुर एयरपोर्ट पर आगमन हुआ है। इतने दिनों में 3,838 यात्री आए हैं, जबकि 2,056 यात्री गए हैं। लॉकडाउन से पहले इतने यात्रियों की संख्या महज एक दिन में होती थी। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या कुल रिकवरी की तुलना में दोगुनी थी, लेकिन अब आधी हो गई है, जो भारत के लिए बड़ी राहत है। और ये यही संदेश देता है कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर राहत दे रही है, क्योंकि मरीजों की बढ़ती संख्या अगर डरा रही है तो ठीक होने वालों का आंकड़ा भी सुकून दे रहा है, जो सरकार के साथ साथ आम लोगों का भी हौसला बढ़ा रहा है और ये संदेश दे रहा है कि कोरोना से डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है और लड़कर ही कोरोना को मात दी जा सकती है। भारत अगले 5 दिनों में एक माइलस्टोन पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। रिकवर हुए केसों का आंकड़ा सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगा, लेकिन फाइनल प्रिंट में नियम में बदलाव, राज्यों के डेटा के साथ दिक्कतें और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी जानना जरूरी है। 14 मार्च को जब भारत में सिर्फ 100 केस थे, तब भारत का रिकवरी रेट 10% था। COVID-19India.org के दैनिक केस डेटा के विश्लेषण के मुताबिक अब कोरोना से सही होने की दर बढ़कर कुल केसों के आधे तक पहुंच गई है। हर दिन अब भारत में 8,000 नए केस जुड़ रहे हैं, जबकि कोरोना से ठीक होकर 4,000 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। वहीं 200 मौतें रिपोर्ट हो रही हैं। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले तक देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या कुल रिकवरी की तुलना में दोगुनी थी। अब रिकवरी और सक्रिय केसों की मौजूदा बढ़ोतरी दर को देखें तो रिकवर्ड केसों की संख्या अगले 5 दिन में कुल सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगी। हालांकि ये सहज राष्ट्रीय ट्रेंड राज्यवार आंकड़ों में दैनिक आधार पर बड़ी गलतियों को छिपाता है। भारत का रिकवरी रेट अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की लाइन के मुताबिक है, लेकिन यह उन देशों की तुलना में भारत को अधिक ठीक हालत में रखता है, जहां भारत की तरह केसों की संख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है। अधिक केसों वाले देशों, खास तौर पर वो जहां अभी केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उनके मुकाबले भारत का रिकवरी रेट ऊंचा है। साथ ही सक्रिय केसों का रिकवर्ड केसों में रेशियो भी कम है। बढ़ती रिकवरी और कम मृत्यु दर भारत के लिए राहत की खबर है। फ्रांस और जर्मनी के बीच रिकवरी रेट में बड़े अंतर हैं। मोटे तौर पर फ्रांस में कहीं अधिक मौत की वजह रिकवरी रेट कम होना ही है। अगर हालात इसी तरह बने रहे तो भारत में रिकवरी रेट बढ़ना जारी रहेगा। फोकस नए संक्रमणों को कम हासिल करने की कोशिशों और गंभीर केसों के क्लिनिकल मैनेजमेंट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जो कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जीत होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज।
ग्राम पंचायत कोपिकशा से आश्रित ग्रामों के व्यक्ति लक्ष्मण सोनवानी, पार्वती सोनवानी तेलंगाना जिले के औरंगत में काम करने गए थे, जिन्हें वापसी के लिए लगभग 11 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई चिकित्सा कर्मी इनकी जांच करने नहीं आए हैं, जिससे परेशान सरपंच व सचिव मीडिया कर्मी को बुलाकर अपने तकलीफों को बताया। वहीं जिला मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि उन्हें जानकारी दी ही नहीं गई और जल्द ही टीम को भेजा जाएगा। हाँ, कितने लोग हैं? अभी तो 4 लोग। कब से रखे हुए हैं? एक को 20 तारीख का है, एक 3 जने 24 तारीख को। स्वास्थ्य विभाग को आपने सूचना किया है? हाँ, हो गया। किनको बताए हैं आप? डॉक्टर इनका ब्लड चेकअप वगैरह हो गया? नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? जब इधर आएंगे डॉक्टर तब सूचना देंगे, कैसे बोलेंगे। 14 दिन रखने का है, उसके बाद जो है 14 दिन बाद जो है होम क्वारंटाइन में जा सकते हैं। सर, उसका उन लोगों का ब्लड सैंपलिंग वगैरह लेने का उसमें कुछ है प्रोसीजर कि सिर्फ क्वारंटाइन में रखना है? नहीं, क्वारंटाइन में रखना है। उसके बाद हमारी टीम जो है स्वास्थ्य परीक्षण करती है। अगर उस स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उनको अगर कोई सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ है तो उसको भी सैंपलिंग किया जाता है। दंतेवाड़ा जिले में कोरोना महामारी के आड़ में अतिक्रमण, मंदिर व नजुल भूमि पर प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य जोरों से जारी है। प्रशासन को पता ही नहीं है। जिले के अधिकारी क्षेत्र जेटी कॉलोनी, जिसमें लगभग जिले के 60% अधिकारी निवास करते हैं, वहां से महज आधा किलोमीटर दूर पर चूड़ी टीकरा में अंधाधुंध अतिक्रमण चल रहा है, जिसकी जानकारी ना तो नगर पालिका को है और ना ही तहसील कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी पटवारी को है। वहीं मामले में नगर पालिका प्रभारी अधिकारी जानकारी से अवगत करवाया गया तो जानकारी नहीं होने की उन्होंने बात कह दी। कोरबा से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर ठेकेदार की मनमानी देखने को मिली है। यहाँ चौका गुंडा रोड निर्माण को लेकर ठेकेदार अपनी मनमानी करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चाका बूढ़ा के ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को भी मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड निर्माण पर लगे हाईवे के द्वारा बहुत ही तेज गति से वाहन का चालान ड्राइवरों के द्वारा किया जा रहा है और धूल भी उड़ रही है। हमारे बच्चों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे कभी भी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हो सकते हैं। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच का कहना है कि इस विषय में ठेकेदार को पानी छिड़काव के लिए कितनी बार बोला जा चुका है, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमानी ही कर रहा है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को भी कर दी गई है। घर अंदर रही, बच्चा मन तो बीमार पड़बे करी, बार बार डॉक्टर के यहाँ ले जाए पड़ा थे। तो जल्दी से जल्दी ये रास्ता बनती तो धूल डस्ट भी कम जाती। रोड के बारे में निर्माणाधीन रोड में काम चलत थे, हरदम गाड़ी मोटर आते, लोड गाड़ी आते, धूल डस्ट बहुत उड़त थे। कहे के बावजूद भी पानी की छिड़कावनी करे है और अभी भी धुर्रा उड़त थे। गाँव के मन बहुत परेशान है, जनता परेशान है। जांजगीर चांपा कलेक्टर के निर्देश पर एवं खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज उड़न दस्ता द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच की जा रही है, जिसमें बिना रॉयल्टी फर्जी रेत घाटों में उत्खनन व परिवहन कर रहे कार्यवाही के संबंध में सहायक खनिज अधिकारी आर.के. सोनी ने बताया कि विगत 4 दिनों में अवैध परिवहन कर रहे 43 वाहनों पर खनिज नियमों के तहत कार्रवाई करी गई है। खनिज विभाग द्वारा खनिज के अवैध परिवहन के विरुद्ध निरंतर कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार खनिज उड़न दस्ता द्वारा संपूर्ण जिले में सभी क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की लगातार जांच की जा रही है और विगत आपके 4 दिन में 3 से 4 दिन में लगभग 43 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें खनिज डोलोमाइट, चूना पत्थर, रेत, ईंट मिट्टी के अवैध परिवहन का मामला है। इनमें जो सभी वाहनों को जब्त कर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र हैं, आपका बाराद्वार है, मालखरौदा है, हसौद है, अकलतरा है, पंतुरा है और कुछ वाहन को कलेक्टर परिसर में भी रखा गया है और सभी में वैधानिक कार्रवाई जारी है।
कोरोना वायरस को लेकर सारगढ़ आईएएस एसडीएम चंद्रकांत वर्मा ने क्वारंटीन सेंटरों का जायजा लिया। बता दें कि पंचायतों में शासकीय भवनों को क्वारंटीन सेंटरों में तब्दील कर दिया था, जहां क्वारंटीन सभी प्रवासी मजदूरों की सभी जरूरत की चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं बस स्टैंड, आश्रय स्थल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आ रहे सभी प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें उनके गंतव्य तक क्वारंटीन किया जा रहा है, जिसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग एसडीएम चंद्रकांत वर्मा रोजाना सुबह से ही क्षेत्र के सभी क्वारंटीन सेंटरों का जायजा ले रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। सभी ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण किया गया है, जो कि प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, आश्रम, छात्रावास, इन्हें चिन्हांकित करके नोटिफाइड किया गया है। इसमें सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे ग्राम पंचायत का सरपंच, सचिव, मितानी, रोजगार सहायक, कोटवार सभी की जिम्मेदारी दी गई है। सारंगढ़ विकास खंड में 129 ग्राम पंचायतों में लगभग 600 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां लगभग 12,000 व्यक्तियों की ठहराने की क्षमता है। ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में निसर्ग चक्रवात का असर, रायपुर में शुरू हुई जोरदार बारिश, अन्य जिलों में भी तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तूफान के चलते कई शहरों में बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है।
3:30 afternoon onward, wind speed will increase drastically. छत्तीसगढ़ में निसर्ग चक्रवात का असर देखने को मिला है। आपको बता दें, रायपुर में शुरू हुई जोरदार बारिश, अन्य जिलों में भी तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तूफान के चलते कई शहरों में बारिश का अंदेशा भी जताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, निसर्ग चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। रायपुर में शुरू हुई है जोरदार बारिश, अन्य जिलों में भी तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो वहीं तूफान के चलते कई शहरों में बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में निसर्ग चक्रवात का असर देखने को मिला है। रायपुर में शुरू हुई जोर by 4th afternoon onward from Pune, weather will improve significantly. So how much time will it take to pass the coastal area and yeah, as I said, for landfall it used to take something 3 hours. So 1 hour IST onward, it has started. I think by 4 o'clock it would be over. And for Pune, as I've said, that strong wind will start affecting maybe from 3:30 p.m. onward. What is the speed expected? Speed expected, yes, 50 to 60 kilometer per hour wind speed. Even in Pune area we are expecting, and as I said, especially the northwest part of Pune district, that would be affected more. Pune city area also we are expecting that much wind speed. जांजगीर चांपा जिले के बिरगैनी के मध्य भारत पेपर मिल कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें नवंबर 2019 से वेतन ही नहीं मिला। कंपनी ने 2 साल पुराना ओवरटाइम का भुगतान लंबित रखा हुआ है। वहीं 1 साल का प्रोविडेंट फंड का पैसा कंपनी ने रिलीज ही नहीं किया और अचानक 30 जून तक प्लांट बंद करने का नोटिस चस्पा करके प्रबंधक नदारद हो गए। कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी के शोषण के रवैये से प्रशासन को बार बार निवेदन कर अवगत कराने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं करी गई है। हमारे कर्मचारी मतलब माह 2019 नवंबर से आज तक पैसा नहीं दे है। पेमेंट दे के आश्वासन देते लेकिन नहीं देवा। यहाँ कोई जवाबदारी आदमी पेपर मिलवा है ही नहीं है जो है हमारी बात सुने। यहाँ एक गार्ड बैठा दे, वो गार्ड है नोटिस चिपकाते, हम उनके सूचना देथन होला तो वही केवल साइन करके दे थे। शासन प्रशासन लभी हम लेटर दे दे के थक चुके हैं। बहुत पहले से हमन के जो बकाया पेमेंट है तो पिछले हमन 21 तारीख के आ रहे तो आश्वासन दी इसके दिया गई। ओकर बाद हमन कलेक्टर या प्रशासन ला हमन ओकर ज्ञापन सौंपेन, वो भी आश्वासन दी कि तुमन के पेमेंट दिला। हाँ, ओकर 4 तारीख के भी हमन यहाँ उपस्थित हो रहे, इसने जैसे अभी उपस्थित हो उसने वहाँ भी आश्वासन दिए गए इसके पेमेंट दिला। हाँ, हमें ये पता चला है कि बिरगहनी पेपर मिल के जो श्रमिक हैं वो वेतन की मांग को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे थे। तो चूंकि अब बात हमारे संज्ञान में आई है, हमने पूर्व में भी वहाँ के मालिक जो है उन्हें हमने चिट्ठी लिखी थी कि उनकी समस्या को सुलझाएं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, साथ ही फोन भी रिसीव नहीं किया। तो हमने तत्काल महाप्रबंधक उद्योग एवं व्यापार केंद्र देश इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वहीं इस बीच एक और आफत ने दस्तक दे दी है। इस आफत को चक्रवाती तूफान निसर्ग नाम दिया गया है। एक दिन बाद ये चक्रवात पश्चिमी तटों से गुजरते हुए करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा। इसके चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। ये तूफान देश के पश्चिमी छोर पर अरब सागर में बना है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही साथ आपको बता दें इसका असर देखने को भी मिल रहा है और जोरदार हवाएं भी छत्तीसगढ़ में भी चलने लगी हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना के बीच एक और आफत की दस्तक, निसर्ग तूफान की दस्तक। महाराष्ट्र में अलर्ट जारी, गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा तूफान।
100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट। देश इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस बीच एक और आफत ने दस्तक दे दी है। इस आफत को चक्रवाती तूफान निसर्ग नाम दिया गया है। एक दिन बाद ये चक्रवात पश्चिमी तटों से गुजरते हुए करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा। इसके चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। ये तूफान देश के पश्चिमी छोर पर अरब सागर में बना है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने क्या कहा? सोमवार को भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। आईएमडी अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि अरब सागर में बने निम्न दाब के क्षेत्र की वजह से अगले 24 घंटे में चक्रवात बन सकता है। निसर्ग चक्रवात 2 जून की सुबह तक उत्तर की ओर से बढ़ेगा और उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से 3 जून की शाम या रात तक टकरा सकता है। महाराष्ट्र में कैसी है तैयारी? सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सीएमओ की ओर से दी गई है। उन्होंने बताया कि मछुआरों को समुद्र से वापस आने के लिए कहा गया है और संबंधित जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई जनहानि न हो। राज्य में 31 एनडीआरएफ टीमें तैयार हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 31 टीमों को 2 राज्यों में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की एक टीम में लगभग 45 कर्मी शामिल हैं। निचले इलाकों में आ सकती है बाढ़। मौसम विभाग ने कहा कि खगोली ज्वार से 2 मीटर ऊपर एक तूफान बढ़ने के साथ साथ मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के निचले तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। इसके अलावा तूफान से मकानों, झोपड़ियों, बिजली और दूरसंचार सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। यही नहीं, तटीय फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। सीएम रूपाणी ने की हाई लेवल मीटिंग। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अरब सागर में पैदा हुए चक्रवात को देखते हुए गांधीनगर में हाई लेवल मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद रूपाणी ने कहा कि हालात से निपटने के लिए उत्तरी गुजरात के 5 जिलों और भावनगर और अमरेली जिले में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात कर दी गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के